नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान अध्याय 13 ध्वनि। ध्वनि मतलब जो हम सुनते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश मतलब जो पीरियड्स है वो समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। तो स्कूल के अंदर भी आप देखते हो, आपके विद्यालय के अंदर क्या होती है? एक बेल होती है, उसको जब बजाते हैं तब उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है और हमें पता चलता है कि हमारा जो है कालांश क्या है? बदला है। दरवाजे पर भी ऐसा ही होता है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। पदचाप मतलब उसके कदमों की आवाज़ से भी आपको पता चल जाता है कि आपकी ओर कोई आया है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ने को कहते हैं। अब जिसके आंख पर पट्टी बांधी है उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि कौन कहाँ है, उसके पास में कौन सा खिलाड़ी है? आवाज़ के द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि के द्वारा। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, ध्वनि बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर ध्वनि नहीं होगी, आवाज़ नहीं होगी तो आप कुछ सुन पाओगे नहीं। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करता है। क्या करता है? एक दूसरे से संपर्क करने में। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। हमारे आसपास हमें तरह तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। अब अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों में की आपको एक सूची बनानी है। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हो। तो आपको सबकी एक जैसी सुनाई देती है? नहीं। देखो, इसको हारमोनियम कहते हैं, ये बांसुरी, सितार और ये तबला। ये जो वाद्य यंत्र बजाते तो इन सब में से क्या होती है? तरह तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये तो हमने देखा कि ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल होती है। इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, ध्वनि को कम कैसे किया जाता है, हम उसको कैसे सुनते हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। अब देखो, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कंपित मतलब कंपन करना। जो वस्तुओं के अंदर कंपन होता है वो सारी वस्तुएं क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो छू कर देखिए। जब विद्यालय की घंटी बजती नहीं है तब आप उसको छू कर देखिए, आपको कैसा अनुभव होता है। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छू कर देखिए, और जब वो घंटी बज रही है तब आपको उसको छू कर देखना है। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं? ऐसा आप क्रियाकलाप घर पर भी कर सकते। क्या कर सकते हैं? अपने घर पर कुकर या थाली लीजिए, उसे पहले पकड़िए तो आप देखोगे कि उसके अंदर कोई कंपन नहीं हो रहा। फिर किसी डंडे की सहायता से या चम्मच से उसे मारिए, तो आप जब उसको छुएंगे तो आपको कुकर या थाली में क्या दिखाई देगा? कंपन उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे आप रबड़ पर 2 पेंसिल के द्वारा भी कर सकते हैं। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। कोई जो स्थिर वस्तु है वो अपने माध्य स्थिति से, अपने मूल स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रही है, आगे पीछे हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? कंपन हो रहा है। जब कस कर तनिक एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करके बीच में घिस कर छोड़ते हैं तब भी कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि होती है। आप रबड़ है, रबड़ को दोनों साइड से ना बहुत टाइट बांध दिया, फिर बीच में ऐसे कीजिए तो आपको कंपन उत्पन्न दिखाई देगा, और साथ ही साथ वो क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ऐसा देखो, आप थाली का भी उपयोग अपने घर पर कर ये क्रियाकलाप आप अपने आप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि थाली तोड़नी है, ठीक है? थाली का उपयोग और चम्मच के उपयोग से आप इस तरह से कर सकते हो। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। जो भी वस्तु कंपित होती है वो सारी वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से देख सकते, कुछ में हम देख सकते हो, कुछ में वो कंपन हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। उनकी एम्पलीट्यूड इतनी कम होती है कि वो हमें दिखते नहीं हैं, तथापि हम कंपनों का अनुभव कर सकते। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? उस कंपन का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो, ये एक तारा है, इसको कैसे बनाया? एक तार के ऊपर और फिर दूसरा ऐसी छोटी सी धनुषी बनाकर उसको है ना इसके ऊपर रगड़ा जाता है, तो क्या होती है?
उत्पन्न होती है ध्वनियाँ। सुपरिचित वाद्य यंत्रों में एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को लिखिए। अब आप उसमें कौन कौन से भाग कंपायमान हो रहे हैं, जैसे बांसुरी है तो उसमें जो होल होता है आप उसके उंगली से ना, आप जब मुंह से फूंक मारकर उंगलियों के उनके छेदों पर रखते हो तो वो वस्तुएं कंपायमान होती है ना। एक सितारा हो या सितारा हो, उसके अंदर उनके तारों से, गिटार के अंदर, तो आपको यहाँ पर लिखना है। देखो जैसे वीणा है तो जो तार है उनसे, तबला है तो उसकी जो तनी हुई क्या है, झिल्ली है, उससे। तो ऐसे बहुत से वाद्य यंत्र होते हैं, उनके नाम लिखने और साथ साथ में ये बताना है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग कौन कौन से हैं। संभवतः आपने मंजीरा, घटम तथा नूड़, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्य हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो मिट्टी का घड़ा है या बर्तन है, उसको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक आदमी क्या कर रहा है, ये तबले की जगह किसको बजा रहा है, मिट्टी के घड़े को। इस वाद्य यंत्र को केवल पीटा या आघात किया जाता है। अब इसको पीटा या आघात ही किया जा सकता है, इसको जोर से बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते, तो हम देखते हैं हम वाद्य यंत्र कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, 6-8 कटोरे लेने या कांच के ग्लास लेने। इनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जल भरना है, मतलब पहले ग्लास में कम, फिर दूसरे में ज़्यादा, फिर तीसरे में ज़्यादा, ऐसे। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले ग्लास में कम, दूसरे में उससे ज़्यादा, फिर तीसरे में ज़्यादा, और लास्ट तक आते आते वो क्या हो रहा है, आधे से ज़्यादा भर गया। फिर आप एक लकड़ी की सहायता से इन सभी पर क्या कीजिए, बारी बारी से मारिए, तो आपको हर एक ग्लास की ध्वनि क्या होगी, अलग सुनाई देगी। तो आपके ये ग्लास भी क्या करेंगे, एक वाद्य यंत्र का कार्य करते हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते तो हमें केवल तार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम सितार वगैरह बजाते हैं तब क्या होता है, वो पूरा सितार ही कंपन करता है और उसी से हमको क्या होती है, ध्वनि सुनाई देती है। फिर है आपका मनुष्य, मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। अब मनुष्य कौन कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है, कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए, कुन 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 करके। चित्रानुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है, आपके गले में आपका जो कंठ होता है, जिसे हम एप्पल एडेमस के नाम से जानते हैं, आप उधर रखिए और जब आप कुछ बोलेंगे तो आपको वो कंपन करता हुआ नजर आएगा। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, तो मनुष्य में वो वाक यंत्र कहते हैं या उसे कंठ कहते हैं, उससे उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। आपके गले के जस्ट नीचे वाला भाग, गले का जो होता है वहां पर आप उभरा हुआ एक भाग देखते हो, वो आपका क्या कहलाता है, वाक यंत्र। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है और ये कहाँ होता है, जहाँ हमारी श्वास नली होती है उससे ऊपर। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु द्वारा तंतु प्रकार तानित होते हैं, उनके बीच में वायु निकलने से एक संकीर्ण झिरी बनती है। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, गले का ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, वाक यंत्र होता है। यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी 2 तनित, उसके बीच में एक झिर्री बन रही है, संकीर्ण झिर्री, जहाँ वायु भरी होती है। उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले, ठीक है, तो आपको ये संकीर्ण दिखाई दे रहा है। उसके बाद है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं, वायु को, फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है, तो अगर बलपूर्वक निकालते तो ये जो वाक तंत्र क्या होते हैं, तंतु जो है ये दोनों तरफ के वो क्या होते हैं, कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार और उसकी गुणवत्ता उस पर निर्भर करती है। जब वो ढीले होते और मोटे होते तब आवाज़ क्या होती है, अलग आती है। तो आपने देखा, इस तरह आप भी क्या कर सकते हो, पेपर और कार्डबोर्ड का बनाकर उसको वाक यंत्र का बनाकर और फिर क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप एक कागज़ ले लो, उसमें एक होल कर दो, वहाँ से आप फूंक मारिए तो आपको क्या होगा, एक वो कागज़ कंपन करेगा तो आपको क्या सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देती है। अब देखो, पुरुषों के वाग तंतुओं की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 मिलीमीटर होती है और महिलाओं की क्या होती है, 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों में वाक अंत बहुत छोटा होता है।
अब ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? हाँ, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाए इसलिए उसके माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती है तो आपकी सहेली आपको आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास आपकी ध्वनि कैसे पहुंची? तो ध्वनि पहुंचने पर देखो यहाँ पर एक फ़ोन से क्रियाकलाप किया हुआ है। यहाँ एक फ़ोन को एक ग्लास के अंदर रखा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे ग्लास के अंदर फूंक मार रहा है। तो आप देखिए, धातु अथवा कांच का एक ग्लास लिया, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, गीला ना हो। इसमें एक सेल फोन रखिए, मतलब मोबाइल फ़ोन। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यान पूर्वक सुनिए। तो आपको ध्वनि की घंटी कैसे सुनाई देगी? तेज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वायु नहीं है, कम है। और यदि वही अगर आपके किसी एक कमरे में बजेगा तो उसकी ध्वनि हमें कैसे सुनाई देती है? कम सुनाई देती है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या संभव है कि ग्लास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने से यह संभव हुआ है? वास्तव में यदि आप ग्लास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण है कि ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में वायु पूरी तरह निकाल दी जाए तो कहा जाता है कि बर्तन क्या है? निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, इसलिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। ग्लास के अंदर हमको वो तेज तो सुनाई देगी, लेकिन यदि हम अगर ग्लास को हम पूरी तरह से ढक देंगे तो वो आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वायु नहीं है। इसलिए वायु क्या करती है? बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? संचरण के लिए। ध्वनि के संचरण के लिए वायु बहुत ज़रूरी है। वैसे आप पानी में भी देखो, पानी में यदि आप घंटी बजाओगे तो भी आपको उसकी ध्वनि सुनाई देती है। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर भी उपयोग क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर टेबल पर अपना कान रखिए और दूसरे को और उसको बोलिए कि आप उसके खुरेचो, तो आपको देखो जो टेबल पे खुरचने की आवाज़ है वो आपके कानों में सुनाई देगी। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। अब देखो, ध्वनि लकड़ी या धातु दोनों में चलती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस के संचरण कर सकती है। अब ठोसों में भी क्या होती है? ध्वनि संचरण करती है। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चलती है। अपने बनाए गए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे? डिस्पोजल के ग्लास के अंदर, है ना, डोरी को बांधते थे और फिर एक को अपने मित्र के कान पर और दूसरे को अपने दूसरे मित्र को देते थे और वो वहाँ से आवाज़ लगाता था तो आपको सुनाई देता था। तो इस प्रयोग से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो डोरी में भी क्या होती है? ध्वनि का संचरण होता है। अब तक हमने क्या सीखा कि कंपायमान वस्तुएं होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। यह किसी माध्यम से सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह गैस, द्रव और ठोस कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, गैस में भी, द्रव में भी और ठोस में भी। अब इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? तो देखो, ठोस का मैंने आपको ये उदाहरण दिया, पानी का उदाहरण दिया, तो उसके अंदर भी आपका क्या होगा? वो द्रव हो जाएगा। वायु के लिए मैंने आपको सेल फोन का उदाहरण दिया था। अब हम देखेंगे कि हम ध्वनि सुनते कैसे हैं। तो हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा? कानों द्वारा। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। अब कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी है? कीप जैसी। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह नलिका से गुजरती है। अब क्या बोल रहे हैं कि जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह नलिका में गुजरती है। इसके सिरे पर एक पतली तानिक झिल्ली होती है। क्या होती है? इसके सिरे पर एक पतली तानिक झिल्ली होती है। तो देखो, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। आपका कान है वो बाहर से कैसा? फर्नल जैसा, कीप जैसा दिखाई देता है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से क्या होती है? गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली क्या होती है? तानिक झिल्ली होती है, जिन्हें हमें क्या कहते हैं? कर्णपटह कहते हैं। अभी हम चित्र में देखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करती है, आप टीन के डिब्बे को एक कर्णपटह बनाइए। अब आप क्या कर सकते हो? टीन का एक डिब्बा है, उसके नीचे आप उसको कर्णपटह की तरह यूज़ कर सकते हो। देखो, एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काटना है। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए, इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानिक रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए।
फिर आप क्या कीजिए, जो खुले वाला हिस्सा है उससे हुरे हुरे बोलने कहिए, मतलब हवा को। तो आप क्या देखते हो कि अन्न के दाने क्या होते हैं, ऊपर की तरफ। देखो यहाँ रखे इस तरह का बना है, तो ये अन्न के दाने क्या है, ऊपर की तरफ जाते हैं। इसलिए कर्णपटह का होना बहुत ज़रूरी है हमारे कानों में। अब देखो, कर्णपटह एक तनिक रबड़ की शीट के समान होता है, इसीलिए ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेजता है, वहां से संकेतों को कहाँ भेजा जाता है, मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। देखो ये आपके कान का चित्र है, ये आंतर कर्ण है और ये क्या है, कर्णपटह। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पतली झिल्ली के समान है। यहाँ पर कंपन होता है, यहाँ से वो अंदर आंतर कर्ण तक जाते हैं और वो मस्तिष्क तक भेजते हैं और मस्तिष्क हमें संकेत देता है सुनने का। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो हम किससे सुनते हैं, कान से। अब आपका नेक्स्ट है कंपन का आयाम, आवृतकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, ये हमें पता है। इस गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। कंपन में जो गति होती है हम उसे कौन सी गति कहते हैं, दोलन गति। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवृतकाल के बारे में पढ़ चुके होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। अब एक सेकंड के अंदर वो उसने कितनी बार दोलन किया है, वो उसको हम उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। जैसे हम किसी वस्तु को किलोग्राम में, किलोमीटर में, मिलीलीटर और इन सब में नापते हैं, उसी तरह जो आवृत्ति होती है उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। इसका संकेत होता है कैपिटल H और स्मॉल Z। 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 20 दोलन पूरे करे तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आप बता सकते हो कि 1 सेकेंड के अंदर इतनी हो रही है तो 20 दोलन में इतने सेकेंड लगेंगे। ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप उससे सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं कि ये ध्वनियाँ किसके लिए है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इनसे भिन्न होते हैं। तो आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन से, आयाम और आवृत्ति। किसकी आवृत्ति कितनी है और उसका आयाम क्या है। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। हाँ। फिर आपकी होती है प्रबलता तथा तारत्व। क्या है, प्रबलता और तारत्व। अब यहाँ पर देखो, एक धातु का ग्लास लिया, एक चाय का चम्मच लीजिए, चम्मच को धीमे से ग्लास के किनारे पर टकराइए। हमने क्या किया, एक तो चम्मच लिया, उसको उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब ग्लास के चम्मच से जोर से आघात कीजिए, अब जोर से मारो तो आपको आवाज़ कैसी सुनाई देती है, उसे देखिए कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या ग्लास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। तो हाँ, अगर हम जोर से मारेंगे तो हमको जोर से आवाज़ सुनाई देगी। अब ग्लास के किनारे पर छूते हुए थर्माकोल को जो होता है ना, उसको कीजिए, फिर गेंद को। इस तरह से आप उनके कंपनों को देखकर उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु की ध्वनि कैसी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनों की जो आवृत्ति है उसका जो आयाम है उस तरह से बताते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपातिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक से बढ़ जाती है। प्रबलता को हम डेसिबल में नापते हैं। किसके अंदर मापते हैं, डेसिबल में। और यह इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ध्वनि का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, डेसिबल। जैसे सामान्य श्वास का डेसिबल यहाँ दे रखा है, मंद फुसफुसाहट का डेसिबल आपको दे रखा है इतना। फिर है 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अब देखो, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल जो शोर होता है वो क्या होता है, शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अब देखो, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए हमेशा कैसा होता है, कष्टकारी होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। अब उसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उसकी आयाम पर। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तब उससे उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है। तो याद रखना, उसका आयाम अधिक होगा तो उसकी ध्वनि भी प्रबल होगी। जब आयाम छोटा होगा तो ध्वनि भी क्या होगी, मंद होगी। मतलब छोटा सा एक कंपन हुआ तो ध्वनि कम होगी। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना में एक वयस्क की कीजिए, क्या आपने इसमें अंतर देखा है। हाँ, दोनों की ध्वनियाँ के समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्नताएं होती है। अब आपका आता है आवृत्ति या तारत्व। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो
तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि कैसी है, तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। हम क्या कहते हैं, ध्वनि का तारत्व कम है। तो देखो ये कैसा है, आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि तीखी होगी, ठीक है। आवृत्ति ध्वनि का तारत्व देखो ये निर्धारित कर रहा है। तो आपको ड्रम की तीखी लगती है विसल की, तो विसल की क्यों, क्योंकि ये देखो कितना वो ऐसी आवृत्ति है। और अगर ये होगा तो उसका तारत्व जिसका कम होगा तो ध्वनि हमको कैसे, मोटी सुनाई देती है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। हमने पीछे देखा, उदाहरण के लिए क्या है आपका ढोल है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए उसके तारत्व में ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और जो पक्षी है वो उच्च तारत्व की सीटी की समान, जबकि शेर की जो दहाड़ होती है उसका तारत्व मंद होता है, एक ढोल के समान। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या है, दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं, क्या आपने उनकी आवाज़ों में अंतर देखा है? हाँ, हमने उनकी आवाज़ों में अंतर देखा है। एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। अब ये श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, कौन सी ध्वनि हमको सुनने में अच्छी लगती है और कौन सी नहीं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? नहीं। देखिए, तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। अगर 20 कंपन प्रति सेकेंड नहीं है तो वो हम नहीं सुन सकते। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जाती सकती। ऐसी ध्वनियाँ जो अश्रव्य कहते हैं, उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड, देखो 20 के ठीक है क्या हो, सेकेंड कंपन हो, अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान को संसूचित नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर अधिक आवृत्ति की भी नहीं होनी चाहिए। मानव कानों के श्रव्य की आवृत्ति का परास मतलब उसकी रेंज क्या है जो मानव के कानों को सुनाई दे, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। शोर और संगीत, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। अब उसमें शोर कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है और संगीत का कौन आपको कष्ट पहुंचाती है, जबकि कौन अच्छी नहीं लगती और कौन अच्छी लगती है। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि आपको सुखद प्रतीत होती है? नहीं। बसों के हॉर्न, ट्रकों के हॉर्न, नहीं। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, जो हमें पसंद नहीं हो, जो अप्रिय उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, शोर। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, शोर। दूसरी ओर जो वाद्य यंत्र की क्या होती है, ध्वनियाँ होती है, वो हमें आनंद देती है, इसलिए सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि नहीं कहलाती है, और लेकिन यह संगीत हमें अधिक प्रबल और अच्छा लगता है। फिर उससे होता है ध्वनि प्रदूषण। अगर ध्वनि है तो आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो लाउड स्पीकरों से, है ना, हॉर्न से, इन सबसे होता है। पटाखों से, देखो वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखे, विस्फोट, इन सब सम्मिलित है। लाउड स्पीकर। घर में कौन से ध्वनि के स्रोत है, तो टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के उपकरण, कूलर, और ये सब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण की हानियाँ क्या है? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी जैसे अनिद्रा का कारण बनती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, चिंता होती है, ये सब ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। और व्यक्ति कैसा होता है, अस्थायी रूप से कमज़ोर होता जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात और इनके जो उपकरण हैं उनके अंदर रवशामक युक्ति या साइलेंसर लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, साइलेंसर को लगा कर भी क्या कर सकते हैं, ध्वनि कम कर सकते हैं।
आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखें। जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है उनको, जो आवास वाले क्षेत्र है उनसे दूर रखें। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। दूर स्थापित कर सकते हैं। स्वचालित वाहनों में हॉर्न का उपयोग कम से कम करें। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता से कम रखनी चाहिए। प्रदूषण के लिए हानिकारक प्रभावों को कम करने चाहिए। सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे ध्वनि आवासों तक ना पहुंच सके। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? ध्वनि को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एयरपोर्ट के आसपास और सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। तो आपको समझ में आया, हमने ध्वनि पढ़ी। कौन शोर वाली ध्वनि, एक और सी अच्छी संगीत में आपको समझ में आया ये पाठ। धन्यवाद बच्चों।